हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष राजपूत आपका अपने एजुकेशन चैनल उत्कर्ष एजुकेशन अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों को पता है 20 अगस्त को पैट का एग्ज़ाम होना है, तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो अंक गणित का है, प्रारंभिक अंक गणित, जिसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, 5 या 6 टॉपिक्स हैं। लेकिन उन टॉपिक से आने वाले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमसे गलत ना हों, इसलिए हमें उनकी जानकारी और अच्छे से उसे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम सीखेंगे कुछ अंक गणित के अच्छे टॉपिक्स। तो उसमें अगर हम पहला टॉपिक्स देखें तो वो है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं में जो बेसिक चीज़ें बनती हैं और वो बहुत ज़्यादा मैथ प्रारंभिक अंक गणित से ही शुरू होती हैं, तो हम उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। तो अगर हम प्रारंभिक अंक गणित के बारे में बात करें तो सबसे पहली और बेसिक चीज़ जो पूछी जाती है वो हमसे पूछ लिया जाता है जातीय मान या स्थानीय मान के बारे में। अगर हम किसी संख्या को देखें, जैसे सपोज इस तरह की कोई संख्या अगर लिखी हुई है, इस संख्या को अगर हम देखें तो ये हमारा इकाई का अंक है, ये हमारा दहाई का अंक है, ये हमारा सैकड़ा है और ये हमारा हजार है। इस संख्या को अगर हम लिखें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 0 0 0 5 0 0 3 0 और 7। इस तरह से हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। एडअप करेंगे अगर हम इसे, तो ये हमारे पास 2537 ही आने वाला है। अगर किसी संख्या में जातीय मान की बात करें तो अगर इस संख्या को देते हुए वो हमसे कहता है कि 5 का जातीय मान क्या है, तो हमें याद रखना है किसी भी संख्या में अगर वो किसी अंक का जातीय मान पूछता है तो वो जातीय मान उस अंक की स्वयं की वैल्यू होती है, वो खुद का मान होता है जो उस संख्या में दिया होता है। जैसे अगर हम 5 के जातीय मान की बात करें तो जातीय मान से समझ में आ रहा है कि भाई खुद का मान, यानी कि इसका जातीय मान कितना होगा? 5 ही इसका जातीय मान होगा। अगर यहीं पे वो हमसे बात करे कि भाई 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 का जातीय मान वो खुद उस संख्या की खुद का मान होगा, तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जातीय मान बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कि क्या होता है। अगर हम कोई और संख्या लें, जैसे 58932, ये संख्या हमने ली। इस संख्या में अगर वो कहे कि 9 का जातीय मान क्या है, तो ये खुद 9 ही इसका जातीय मान है। ठीक है, तो जातीय मान निकालने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अक्सर क्या होता है, अगर हमें जानकारी नहीं होती तो हमसे इस तरह के सवाल गलत होने के चांस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पूछा जाता है कि स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान अगर आपसे वो कहता है कि भाई ये बताओ 5 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है, 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम देखेंगे कि 5 हमारा किस नंबर पे लिखा हुआ है। तो 5 हमारा सैकड़ा के नंबर पे लिखा हुआ है, तो 500 यानी कि इकाई और दहाई के अंक पे हम क्या रख देंगे? 0। तो यहाँ पे अगर वो 2 का स्थानीय मान पूछे तो ये 2 का स्थानीय मान हो जाएगा, ये हमारा 5 का स्थानीय मान लिखा हुआ है, ये हमारा 3 का स्थानीय मान है और ये 7 का स्थानीय मान है। तो अगर वो हमसे प्लेस वैल्यू पूछता है तो वो हम बता सकते हैं कि क्या होगी। ठीक है,
हमें देखना पड़ेगा कि वो संख्या जो वो अंक पूछ रहा है वो उस संख्या में किस जगह पे आ रहा है, और हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका स्थानीय मान क्या है। सपोज अगर कोई संख्या हम ऐसे ही रैंडमली ले लेते हैं, यहां पे अगर कोई हमसे पूछे कि भाई 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का अगर हम प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 5 को हम देखेंगे कहां पे है, दहाई के अंक पे है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 50। ठीक है। उसके बाद अगर वो कहे कि 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 का जो स्थानीय मान आएगा वो 7000 आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान और जातीय मान किस तरह से निकालते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कुछ संख्याओं के बारे में जो कि प्रारंभिक अंकगणित की एक तरह से नींव है। तो यहां पे हम सबसे पहले समझते हैं सम संख्याओं को। तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, यानी 2 से विभाज्य होती हैं। तो 2 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंत में जीरो, 2, 4, 6, 8 अगर आ जाए तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है, यानी कि वो संख्या कैसी होती है, एक सम संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 9, 3, 2, 4, ये सारी की सारी कैसी संख्याएं, सम संख्याएं। अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। दो से विभाज्य नहीं होती है, तो इसके लिए इसके अंत में आता है 1, 3, 5, 7, 9। किसी संख्या के अंत में अगर ये दिया गया है, ये संख्याएं दी गई हैं, तो वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 1, 5, 6, 7, 9, 2, 0, 3, 7। ठीक है। तो ये संख्याएं विषम संख्याएं हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे अभाज्य संख्याओं को। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं, तो इनको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं, तो हम इनको इसलिए जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, और इनसे कोई बहुत ज्यादा विशेष क्वेश्चन भी नहीं आता है। ठीक है। आमतौर पे ये सभी चीजें सभी को पता होती हैं, लेकिन मैं सारी की सारी चीजें पढ़ाऊंगा, बेसिक चीजें सारी की सारी कवर करूंगा, इसलिए इन चीजों को मैं पढ़ा रहा हूं। अब हम बात करें अभाज्य संख्याओं की। तो वे संख्याएं जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, 1 से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं, खुद से डिवाइड होने वाली, खुद से विभाज्य होने वाली संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इन अभाज्य संख्याओं से प्रश्न को किस तरह से पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। कभी कभी वो सवाल में दे देता है कि 0 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 20 to 40 कितनी अभाज्य संख्याएं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर वो पूछ लेता है। ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कि रेंज वो क्या दे रहा है। तो अभाज्य संख्याएं हमें अपने दिमाग में रखनी है कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर हम 0 से 10 के बीच में बात करें तो 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 10 से 11 के बीच में अगर हम बात करें तो 11, 13,
17, 19, 10 से 20 के बीच में, ठीक है, 20 से 30 के बीच में अगर हम बात करें तो 23, 29 यही है। 30 से 40 के बीच में अगर हम बात करें 31, 37, ठीक है। 40 से 50 के बीच में अगर हम बात करें तो 41, 43, 47, ठीक है। तो ये 0 से लेके 50 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो लिखी हुई हैं। 0 से 10 के बीच में बात करें तो ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 10 से 20 के बीच में ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 20 से 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 30 से 40 के बीच में ये 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 40 से 50 के बीच में ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर हम इन्हें काउंट करें तो ये हमारे पास टोटल 15 है। 0 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसी तरह से वो कुछ ऑप्शन दे देगा कि बताओ 0 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं। ऑप्शन में दे दिया उसने 14, 15, 17 या 16, इस तरह के ऑप्शन उसने दे दिए। तो यहाँ पे हमें टिक मारना रहेगा और ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 20 से 40 के बीच में हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 20 से 40 के बीच में 2 और 2 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो मुझे लगता है अभाज्य संख्याएं आप लोगों को सही से समझ में आ गई होंगी और कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं वो भी आप लोगों को सही से समझ में आ गए होंगे। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में वो बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछता है। पेट का एग्जाम है ना, बेसिक एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं बेसिक क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब अगर हम देखें विभाज्यता के नियम के बारे में, तो विभाज्यता का नियम हम देखें 2, 4, 8 इन नंबरों को अगर देखें कि इन नंबरों से कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं, तो वो सारी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो सारी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। जैसे 3, 2, 4, 5, 7, 8, 4, 4, 4, 4, ये सारी संख्याएं कैसी हैं, सभी 2 से विभाज्य हैं। अगर यहां से 4 के विभाज्यता के नियम की बात करें तो इकाई और दहाई दोनों अंकों पे जो संख्या होगी वो अगर 4 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। जैसे 2, 3, 6, 4 इस संख्या को अगर हमें पता करना है कि ये 4 से डिवाइड है या नहीं, तो इसके आखिरी के 2 अंक लो और इसे 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो 4 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। जैसे 3, 2, 4 हो गया, 6, 4, 4 हो गया, ठीक है। तो ये संख्याएं हमारी 4 से विभाज्य हैं। इसी तरह से अगर हम 8 की बात करें तो अब हम क्या देखेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों स्थानों पे जो संख्या लिखी हो वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2, 3, तो ये संख्या अगर हम देखें, ये अगर पूरी की पूरी हमारी 8 से डिवाइड होती है तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें समझ में आ गया होगा 2, 4 और 8 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े 3, 6
और 9 से डिवाइड होने वाली संख्याओं को अगर हम देखें तो अगर संख्या के स्थानों का जोड़ 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती है। जैसे हम बात करें 396, ठीक है, 396 की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 18 इसका जोड़ आएगा, और 18 की बात करें तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अगर संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। इसी के आगे अगर हम 6 की बात करें, 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी और कौन कौन सी नहीं होंगी। अगर कोई संख्या 3 और 2 इनसे एक साथ विभाज्य है तो वो संख्या भी 6 से विभाज्य होगी। जैसे 366 की अगर हम बात करें तो इसका जो जोड़ होगा वो 15 आएगा, और ये 15 3 से विभाज्य है तो ये 3 के विभाज्यता को नियम को भी फॉलो करता है, और इसके इकाई के अंक पे 6 आ रहा है और 6 भी 2 से डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या किससे होगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब अगर 9 से हम बात करें तो किसी संख्या के जोड़ किसी संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य है। किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी विभाज्य हो जाएगी। तो अगर हम यहां पे बात करें 3906 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3906 को अगर लेंगे तो 3 9 6 और ये 0 को भी जोड़ दो तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास 18 आएगा, और 18 हमारा विभाज्य होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कोई दूसरी संख्या और लेना चाहें तो हम ले सकते हैं 9063 और ये 9, ठीक है। अगर इस संख्या को देखें तो 9 9 18 और ये 27 क्या 9 से डिवाइड है, हाँ है। अगर ये 9 से डिवाइड है तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। क्या बात समझ में आ रही होगी। तो 3 6 9 के विभाज्यता के नियम को भी हमने देख लिया। अगर इसके बाद हम बात करें 5 से विभाज्यता के नियम की, तो 5 से विभाज्यता के नियम बहुत आसान है, और इसमें अगर किसी संख्या के अंत में 0 और 5 दिया गया है, ठीक है, जैसे 1970 या 18475, अगर इसके इकाई के अंक पे ये 2 अंक आपको दिख जाएं तो वो 5 से पूरी तरह से विभाज्य होगी, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो 11 से विभाज्य होने वाली जो संख्याएं हैं, अगर हम सम संख्या के अंकों का योग माइनस विषम संख्या के अंकों के योग से माइनस करें, और ये जो संख्या निकल के आए, ये हमारे पास या तो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य हो जाए। अगर ऐसा होता है तो दी हुई संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा 11 से विभाज्यता का नियम है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे गणित के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स फॉर्मूले। हम बात करें a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो ये होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर बात करें a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
फिर हम बात करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये होता है हमारे पास ए प्लस बी, ए माइनस बी की, ठीक है। हम बात करें ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। जिसे नहीं आते हैं उसको तो लिए ठीक है, और जिसे आते हैं तो उसके लिए भी रिवीजन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। उसके बाद अगर हम इन फॉर्मूले से बात करें तो जो हमारे पास बनता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, यहां पे देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अक्सर बच्चे भूलते हैं, अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद है भाई, इसको एक साइड रखो, इसको इधर ले जाओ और बना लो यार जो बनाना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab a माइनस बी, ठीक है। मैं इसी चीज को यहाँ पे लाया हूं, ठीक है। अगर मैं इसमें से क्या करूं, a माइनस बी कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। अब यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हमने a माइनस बी का फॉर्मूला निकाला, ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले की बात करें तो इस चीज को आप एक तरफ रखिए और इसको आप दूसरी साइड ले जाइए, तो यहाँ पे क्या बनेगा जाके हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब, और जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा माइनस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ पे जब हम a प्लस बी को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं यहाँ पे, तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 3ab, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जाके बन जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab, ठीक है। अगर आप कभी ये फॉर्मूला भूल जाते हो, ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है और ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। अगर कभी भूलते हो तो यहां से आप लोग याद रख सकते हो। कभी कभी मैथ में कुछ और बेसिक फॉर्मूले देखने को मिल जाते हैं, उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख जाए तो ये आपका बनता है जाकर के 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बनता है जाकर के 4ab। बेसिक से फॉर्मूले हैं, कभी कभी इस्तेमाल हो जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैं ये बता दे रहा हूं। फिर अगर हम बात करें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अक्सर ये जो फॉर्मूले हैं इनका उपयोग जो होता है वो सरल करने पे होता है, जैसे कि अंश और हर में कभी कभी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड संख्याएं दी होती हैं जो हमें देखने से बहुत ही भारी भरकम लग रही होती हैं, तो वो इन फॉर्मूलों से डायरेक्टली सॉल्व हो जाती हैं और अंश और हर कट के हमारे पास कोई ना कोई ऐसा रिजल्ट निकल आता है जो हमें ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। इसलिए ये फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को। मेरा प्रिय फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
यार ये ना बहुत ही, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सपोज जैसे कि यहां पे अगर दिया गया हो a बराबर 80, b बराबर 37 और c बराबर ये कुछ वैल्यूज आपको दे दी गई हैं, और यहां पे आपसे वो कह रहा है कि भाई बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा। अक्सर ये क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाता है। तो भाई क्या लगता है, अरे भाई अब इसका a का क्यूब करेंगे तो पहले 80 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें 80 से मल्टीप्लाई, फिर a क्यूब बनाएंगे, फिर b क्यूब, फिर c क्यूब, फिर उनको ऐड करेंगे। यार इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला हमसे, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इस सवाल को छोड़ देते हैं। एक्चुअली में किसी सवाल में आपको ये लग रहा है ना कि यार इतनी लंबी कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन में ही 5-10 मिनट खा जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप ना गलत रास्ते को चूज कर रहे हैं। गणित की ये खास बात है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको समय जरूरत से ज्यादा लग रहा है, यानी कि आपका जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है उस रास्ते को, और दूसरा रास्ता पकड़ने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यहां पे अगर हम देखें a प्लस बी प्लस सी की अगर हम वैल्यू की बात करें, ये जानबूझ के मैंने ऐसी संख्याएं लिखी हुई हैं, तो 80 प्लस 37 माइनस 117, तो ये आ जाएगा 117 माइनस 117, तो ये कट के क्या आ जाएगा 0। अरे भाई ये 0 आ गया ना, बस। अगर ये चीज हमारी 0 हो गई, ये चीज 0 हो गई, तो इसके बराबर में जो लिखा है ये पूरा 0 हो गया कि नहीं हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये पूरा 0 हो गया, तो हमारे पास रह क्या गया, ये रह गया, और ये क्या रह गया हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। जब यहां से निकालेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आ जाएगा 3abc। यानी कि ये संख्या का अगर आपको सोल्यूशन निकालना है तो आप क्या कीजिए, इसमें 3 इंटू 80 इंटू 37 इंटू 117, आपको केवल इससे गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कि इस तरह के क्वेश्चंस को सरल किस तरह से हम करते हैं इन फॉर्मूलों की सहायता से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें गणित बहुत ज्यादा कठिन लगता है, लेकिन उसके पीछे होता है कि बेसिक के बारे में बहुत अच्छी से नॉलेज ना होना।